हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे कि इसके पहले वाले टॉपिक में हमने कुछ कुछ पॉइंट्स कवर अप कर लिए थे कि लोकल इलेक्शंस में क्या क्या पॉइंट्स जो होती हैं वो वोटर्स के बिहेवियर को चेंज करती हैं। जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो उनके मूड को स्विंग करती हैं। लोकसभा सेंट्रल लेवल पर जब इलेक्शन होता है तो लोगों वोटर्स जो होते हैं उनके बिहेवियर को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं। ये चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमारा इंडिया पता है आप लोगों को कि ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। मतलब बहुत सारी पार्टियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर जो है एक्टिव जो है रहती हैं। तो बेसिकली हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसमें कौन कौन से लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। मतलब फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कैसे होता है, एस टी एस सी कैटेगरी के लोगों का पार्टिसिपेशन क्या होता है। उसके अलावा जो है जो ओबीसी होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, जो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट जेंडर्स का पार्टिसिपेशन का लेवल क्या होता है। क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब लोगों का डेमोक्रेसी के प्रति फेथ कितना है, उनका बिलीफ कितना है उन चीजों को लेकर। तो यही चीजें हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस जो है करने वाले हैं। The Indian Constitution stipulated three-tiered government system at the central level. People choose their Lok Sabha representatives through general election. ठीक, देखो जब हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने स्टार्टिंग में जो है दो टायर का जो है क्या क्या था, गवर्नमेंट सिस्टम बनाया था। दो टायर मतलब समझो दो लेवल का। एक तो पहले होता था सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन होता था, फिर दूसरा जो होता था वो स्टेट लेवल पर होता था। फिर स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दो ही लेवल के इलेक्शन जो है होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1992 और 1993 के आसपास जो है, इस टाइम जो है 1993 या 1994 के आसपास इसी टाइम पे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दो अमेंडमेंट हुए। ठीक है, अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार होना उसमें। एक है 73rd अमेंडमेंट और एक है 74th अमेंडमेंट। और उसमें चेंजेस करके पहले जो दो लेवल की जो गवर्नमेंट होती थी, अब उसको दो लेवल के गवर्नमेंट को चेंज करके तीन लेवल का गवर्नमेंट किया गया। और उसी में अगर गांव के लेवल पर बात करें, रूरल लेवल पर बात करें तो ग्राम पंचायतों का ऐड किया गया। और जब हम लोग सिटीज लेवल पर बात करें तो वहां पर जो है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका निगम, इस तरीके के जो है सिस्टम को जो है डिसेंट्रलाइज जो है किया गया। तो अभी हमारे इंडिया में कितने लेवल का गवर्नमेंट चलता है, तो याद रखना तीन लेवल का चलता है। स्टार्टिंग में दो लेवल के थे, सेंट्रल लेवल पर था, स्टेट लेवल पर था। लेकिन 1993 में वहां पर क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और रूरल लेवल पर मतलब एक और लोकल लेवल पर जो है और गवर्नमेंट जो है बनाई गई। और ये जो सेंट्रल लेवल पर जो इलेक्शन होता है, जो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन होता है, वो कैसा होता है, जनरल इलेक्शन होता है जिसमें लोग सीधा सीधा पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हर 5 साल में होता है इंडिया में। ठीक है, the people also choose their representative to the state government and the local governments through election। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर तो लोग वोटिंग करते ही हैं। स्टेट लेवल पर जब विधानसभा के इलेक्शन होता है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 2018 में जो है लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, 2019 में रिजल्ट आए थे। तो 2018-19 उस टाइम जैसे इलेक्शन हुआ था तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों ने वोटिंग की थी। अगला इलेक्शन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में स्टेट लेवल पर विधानसभा 2023 में होने वाला है। तो इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पर लोकसभा का होता है, स्टेट लेवल पर विधानसभा का होता है, और लोकल लेवल पर जो है ग्राम पंचायत, नगर निगम का जो है इलेक्शन जो है यहाँ पर जो है होता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट सोशल क्लासेस आर रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा, विधानसभा एंड लोकल गवर्नमेंट। मतलब एक कंपैरिजन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लोकसभा में, विधानसभा में, लोकल गवर्नमेंट में जो है अलग अलग क्लासेस के लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है कैसे होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दो तरीके का जो रिजर्वेशन, दो टाइप के लोगों का जो रिजर्वेशन जो है दिया गया है। एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब वालों को दिया गया है, एक शेड्यूल्ड कास्ट वालों को दिया गया है। ठीक है, तो उनका जब इलेक्शन होता है ना तो उनको कुछ सीटें उनके लिए जो रिजर्व रहती है। ठीक है, उसी तरीके का जैसे हम लोग ग्राम पंचायत की बात करें तो जो ग्राम पंचायतें होती हैं उसमें जितनी भी सीटें होती हैं ग्राम पंचायत में पंच के लिए, उसमें से 33% जो है वो रिजर्व है किसके लिए, फीमेल्स के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पर जो है कभी एसटी कास्ट के लिए, एससी कास्ट के लिए, फीमेल्स के लिए
अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है क्या किया गया है, यहाँ पर जो है रिजर्वेशन जो है रखा गया है। वही रिजर्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे कहाँ पर, लोकसभा लेवल पर, विधानसभा लेवल पर और लोकल लेवल पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा सा टेबल जो है दिया हुआ है। देखो पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा। जैसे कि आपको पता होगा लोकसभा सेंट्रल लेवल का होता है, उसके लिए हर 5 साल में इलेक्शन होता है। अच्छा, आप लोग मुझे अभी कमेंट करके बताना, अभी जो करेंट जो हमारी लोकसभा चल रही है, ठीक है, जिसके प्रधानमंत्री कौन है, सेकंड टाइम बनकर आए हैं नरेंद्र मोदी। इसमें टोटल हर पार्टी को मिलाकर, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, अभी के करंट 2019 के इलेक्शन में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, उसमें टोटल कितनी फीमेल जो हैं वो चुनकर जो है लोकसभा में गई हैं, उनका नंबर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और इसको आपको सीरियस लेके सर्च करके आपको पता करना है कि कितनी महिलाएं जो हैं इलेक्ट होकर गई हैं। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1951 में। तो 1951-52 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था। तो उस समय हमारे पास ज्यादा डेटा उस समय अवेलेबल नहीं थे, तो उस समय के जो है कितने वुमेन्स कैंडिडेट थे, कितने जीते, इसका रिकॉर्ड जो है अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग चलते हैं जब हमारे यहाँ सेकेंड जो है इलेक्शन हुआ था 1957 में। ठीक है, सो देखो नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स, मतलब 1957 के इलेक्शन में कितने कैंडिडेट्स थे, 45 कैंडिडेट। ठीक है, और जो जितने भी टोटल जो कैंडिडेट थे पूरे इलेक्शन में जो खड़े हुए थे, वो उनका कितना परसेंट था, परसेंटेज ऑफ वुमेन कैंडिडेट, मतलब 100 लोगों में सिर्फ और सिर्फ तीन, मतलब 3 लोग ये मान सकते हो कि वुमेन्स थी। ये तो टोटल बता रहा है कि 500 लोगों में से इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम लोग 100 में बात करें, परसेंट का मतलब 100 होता है। तो ये तो टोटल है 400 लोग इलेक्शन में खड़े हुए थे कि 500 लोग खड़े हुए थे कि 600 लोग की 700 लोग, उनका उनमें से 45 लोग जो है क्या थे, महिलाएं थी। परसेंटेज में अगर हम लोग बात करें तो 3%, मतलब 100 में 3। उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स, कितने वुमेन मेंबर्स बनी यहाँ पर 22। और उसके बाद परसेंटेज ऑफ वुमेन मेंबर्स, इनका कितना परसेंट है, देखो 4.5 है। ठीक है, फिर उसी तरीके से तीसरा इलेक्शन 62, 67, 71, 77, 80, इस तरीके का डेटा आपको दिया हुआ है। सो देखो 2009 से पहले वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन का जो परसेंटेज था, सिंगल डिजिट में था। यहां पर आकर जो है जो विनिंग परसेंटेज जो है वो 10% डबल डिजिट को क्रॉस की है 2009 में। और वो भी क्या है, परसेंटेज ऑफ वुमेन मेंबर्स, ये अभी 10% पहुंचा, ले देख रहो, फिर उसके बाद 11%। और इधर तो देखो अभी भी डबल डिजिट को क्रॉस किया ही नहीं गया है। ठीक है, 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय कितने वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, 668, जो कि पूरे कैंडिडेट का सिर्फ और सिर्फ 8% था। तो आप सोच सकते हो कि हमारे लोकसभा में जो है वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन वो कितना है। अभी मुश्किल से डबल डिजिट जो है क्रॉस किया है। और हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी की, ठीक है, कि वुमेन्स और मेंस आर इक्वल, लेकिन कहाँ इक्वल है, देखो लोकसभा में, राज्यसभा में भी वही हाल है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो मेल कैंडिडेट्स का डोमिनेशन ज्यादा है, फीमेल कैंडिडेट्स का डोमिनेशन जो है कम है। The number of women candidate as a percentage of the total number of candidate indicates the political participation of women. If there are 10 candidates in an election constitution and if all the 10 are male, we can say women are not politically active in the constituency. यहाँ पर एक बताया जा रहा है, जस्ट आपको आइडिया दिया जा रहा है कि मान लो एक इलेक्शन में जो है 10 कैंडिडेट जो है खड़े हैं। ठीक है, मतलब 10 जगह पर जो है, मतलब देखो इफ देयर आर 10 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी, एक मान लो लोकसभा का क्षेत्र है या विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पर 10 कैंडिडेट खड़े हैं एक सीट के लिए ना। और अगर दसों के दसों अगर मेल हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस कंस्टिट्यूएंसी में जो है वुमेन्स का जो है एक्टिवनेस क्या है, कम है, वहां पर वुमेन्स जो है पॉलिटिक्स में जो है एक्टिव नहीं है। If more than half the candidate are women, we can say women's participation is strong. लेकिन अगर आधा कैंडिडेट, अगर जैसे 10 लोग खड़े हो रहे हैं, 10 में से 5 अगर फीमेल्स हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वुमेन्स का पार्टिसिपेशन क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा है करके। ठीक है, करेंटली द परसेंटेज ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शन एवरेज 8%। मतलब अगर ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें, तो अगर हमारे इंडिया में पूरा अगर 100 लोग अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है, तो उसमें से 8 लोग जो होती हैं वो फीमेल्स होती हैं, और बाकी 92 जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल कैंडिडेट्स जो हैं होते हैं।
और ये थोड़ा आसपास चेंज होते रहता है, 8 से 10%, 10 से 12%, लेकिन एवरेज जो है 8% के आसपास जो है रहता है। तो सोच लो कि 100 में से सिर्फ और सिर्फ 8 लोग फीमेल्स हैं, बाकी 92 क्या है, मेल्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा पिक्चर दिखाया गया है। A rally demanding 33% reservation for women in all state assemblies। ये जो 33% का जो रिजर्वेशन है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लिए था, ग्राम पंचायत के लिए था। लेकिन कुछ जो ग्रुप्स हैं वो अभी भी डिमांड कर रही हैं कि जितने भी स्टेट के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं, उसमें 33% रिजर्वेशन फीमेल्स को जो है दिया देना चाहिए करके जो है ये डिमांड जो है चलती आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जैसे हमने तो अभी हमारे इंडिया के कंस्टिट्यूएंसी की बात की, हमारे इंडिया के पार्लियामेंट की बात की। अब हम लोग देख लेते हैं कि बाकी जो अदर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज का क्या हाल है। ठीक है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 25% वहां की जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी होगी, जितनी भी लोकसभा की सीटें या वहां का जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, वहां में जितनी भी सीटें हैं उसमें से 25% पर जो है क्या है, वुमेन्स है। बांग्लादेश भी देख लो, बांग्लादेश में भी हमारे इंडिया से काफी ज्यादा आगे है वो। ठीक है, बांग्लादेश भी 20% के आसपास है, जबकि हमारा इंडिया कहाँ है, 10% के आसपास। हमसे डबल समझ सकते हो बांग्लादेश, जबकि हमारे बाद इंडिपेंडेंट हुआ था। हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, और इवन बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1971 में। और वहां पर जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी क्या है, एक फीमेल है, जो कि काफी सालों से डोमिनेटिंग कर रही है। आई थिंक मेरे ख्याल से 10 या 15 साल से जो है वहां पे जो है महबूबा मुफ्ती जो है, नहीं महबूबा मुफ्ती नहीं, सॉरी सॉरी, बांग्लादेश की पीएम है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, शेख हसीना या कुछ ऐसी हैं। वो जो है 3 बार से कंटिन्यूअसली जो है इलेक्शन जीत रही हैं। ठीक है, तो वहां देखो बांग्लादेश हमसे इस फील्ड में बहुत आगे है। भले इकोनॉमिकली वो हमसे बहुत पीछे होगा, लेकिन वुमेन्स के इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन को लेकर जो है बहुत आगे है। बेल्जियम का परसेंटेज देख लो, ऑलमोस्ट 40% है। ठीक है, क्यूबा जो कि साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक गरीब देश है, वहां पर देखो ऑलमोस्ट 40-45 के बीच में, मतलब 40 to 43%। ठीक है, मतलब आधा पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन जो है वुमेन्स का है क्यूबा में। जर्मनी भी देख लो, पाकिस्तान में भी देख लो, पाकिस्तान का भी परसेंटेज काफी ज्यादा है, 20% से ज्यादा है, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। ठीक है, सेम टाइम पे हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। साउथ अफ्रीका देखो सबसे ज्यादा है यहाँ पर 45%। ठीक है, यूएसए देखो इतनी डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, जो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, यूएसए में भी फीमेल का पार्टिसिपेशन काफी कम है। और इंडिया का तो आप देख ही सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या पोजीशन है इनका। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हमने देखा लोकसभा में जो है क्या कंडीशन है वुमेन्स की। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लोकल बॉडीज, अगर हम लोग बात करते हैं लोकल बॉडीज की, ग्राम पंचायत की, नगर पंचायत की, नगर निगम की, तो वहां क्या कंडीशन है इनकी। द 73rd and 74th constitutional amendment creates a third level of government in local bodies। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे इंडिया में पहले दो स्टेट के क्या थे, दो लेवल्स के जो है गवर्नमेंट थी, लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से तीसरे लेवल की जो है एक और सरकार जो है बनी। These local bodies had 33% reservation of seat for women members। और इन्हीं लोकल लेवल्स पर जो है 33% क्या है, वुमेन्स का जो है रिजर्वेशन है। Thus, large number of women were elected as member of these bodies। In many states, the number of reserved seats was raised to the 50%। और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर जो है 50-50% तक का रिजर्वेशन जो है इन लोकल बॉडीज पर जो है दिया गया है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अगर आपको बुक का स्टोरी अगर अच्छे से पता है किसी चैप्टर का, तो आप उसके क्वेश्चन का आंसर जो है बड़े आराम से जो है कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन आपको कैसा भी घुमा के दे। और अगेन, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आंसर आप अपने समझ के हिसाब से लिखोगे। जैसा किसी गाइड में दिया है, किसी सॉल्यूशन वाले बुक में दिया है, उसको देखकर आपको नहीं लिखना है। आपको उस क्वेश्चन को पढ़कर जो भी चीजें समझ में आ रही हैं, जो चीजें आपने पढ़ी हैं, बिल्कुल वही चीजें आपको लिखनी है। आपको रटना नहीं है, सोशल साइंस स्पेशली। इसीलिए लोगों को ये बोरिंग लगता है। आप अगर समझ के लिखोगे चीजों को ना, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। इवन जब मैं क्लास 10th में था तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था सोशल साइंस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब इन लोकसभा। अब हमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन तो हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है और शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं उनका क्या कंडीशन है। The socially, educationally and economically deprived classes of society are listed as scheduled caste and tribes। मतलब हमारे इंडिया में जो सोशली, इकोनॉमिकली या फिर हम लोग एजुकेशनली, इन सब चीजों से जो 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 कास्ट जो पीछे रह गए, जो सोसाइटी के जो क्लासेस हैं, जो लोग हैं पीछे रह गई, उनको हमने एक नया नाम दे दिया शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नाम दिया गया उनको। Seats have been reserved for these communities in Lok Sabha and the Rajya Sabha in the proportion to their percentage in the country's population। ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो एसटी और एससी के जो लोग हैं, इनको लोकसभा में और राज्यसभा में जो कुछ सीटों का रिजर्वेशन दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, यहाँ पर जो फीमेल्स को या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब को जो है, स्पेशली जो एसटी और एससी हैं, इनको जो रिजर्वेशन जो दिया जाता है उसका बेस क्या होता है? तो उसका बेस होता है पॉपुलेशन। ठीक है, जो सीटों का जो रिजर्वेशन होता है ना, कि ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन एक असेंबली बनेगा, ये एक कंस्टिट्यूएंसी बनेगा, ये एक कंस्टिट्यूएंसी बनेगा, तो क्या होगा, वहां पर पॉपुलेशन के बेसिस पर जो है दिया जाता है। ठीक है, जैसे ऑलमोस्ट लगभग लगभग 10 लाख अगर कोई किसी जगह का पॉपुलेशन है, कुछ एरिया को मिलाकर 10 लाख का पॉपुलेशन हो रहा है, तो उसको एक राज्यसभा का मतलब स्टेट असेंबली जो है उसको स्टेट कंस्टिट्यूएंसी बना दिया जाएगा, विधानसभा क्षेत्र बना दिया जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट हर 10 लाख पे, ये एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं, 10 लाख 12 लाख पे जो है एक एक कंस्टिट्यूएंसी जो है स्टेट की जो है होती है। सेंट्रल की ज्यादा पॉपुलेशन पर होती है। Similarly, seats have been reserved for these classes in the states assemblies in proportion to their percentage in the state's population. Seat also been reserved in local government, that is panchayats and the urban bodies. सॉरी, शायद मैंने इसको गलत बता दिया, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। आप लोग भी चेक कर सकते हो कि कितने पॉपुलेशन पर जो है स्टेट का जो है क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। ठीक है, 10 लाख नहीं है, कुछ कम है शायद, मतलब 5 या 7 लाख कुछ एरिया के लोगों पे जो है एक विधानसभा का जो है क्षेत्र होता है। आप एक बार उसको चेक कर लेना। और स्टेट लेवल पर क्या होता है और सेंट्रल लेवल पर कितने पॉपुलेशन पर जो है एक सीट का जो है रिजर्वेशन जो है किया जाता है, आप इसको एक बार ध्यान से चेक कर लेना। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल साइंस के वीडियोस को छोटा छोटा बना करूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगे। अगर लंबा वीडियो होगा तो आपको बोर लगेगा, फिर आप देखोगे नहीं। ठीक है, सो यहीं तक हम लोग आज देखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और प्लीज आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।